गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हमें देखना है कि प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार, दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम उनकी डेफिनेशन देख लेते हैं। सबसे पहले हमें देखना है प्रबल अम्ल। तो प्रबल अम्ल क्या होते हैं? ऐसे अम्ल जिनके अणु पूर्णतः आयनित होते हैं उन्हें प्रबल अम्ल कहते हैं। मतलब ऐसे अम्ल जिनके अणु पूर्णतः आयनित हो जाएंगे उसे हम प्रबल अम्ल कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4, नाइट्रिक अम्ल, HNO3 आदि। फिर प्रबल क्षार, ऐसे क्षार जिनके अणु पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं उन्हें प्रबल क्षार कहते हैं। ऐसे क्षार जिनके अणु पूर्णतः आयनित होते हैं उन्हें प्रबल क्षार कहते हैं। उदाहरण सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आदि। नेक्स्ट है हमारा दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार। दुर्बल अम्ल एवं दुर्बल क्षार के अणु आंशिक रूप से आयनित होते हैं। दुर्बल अम्ल एवं दुर्बल क्षार के अणु आंशिक रूप से आयनित होते हैं, अर्थात दुर्बल अम्ल या क्षार के विलयन में उनके कुछ ही अणु आयनित होते हैं, ज़्यादातर अणु अनआयनित रहते हैं। दुर्बल अम्ल का एग्जाम्पल है एसिटिक अम्ल CH3COOH और दुर्बल क्षार का एग्जाम्पल है अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH आदि। स्टूडेंट, अब हम ये देखते हैं कि ये जो प्रबल अम्ल प्रबल क्षार है इसमें हमने एक वर्ड यूज़ किया है आयनित या आयनन। तो ये किस प्रकार होता है? कोई भी अम्ल या कोई भी क्षार जब हम उनका जलीय विलयन बनाते हैं तो उनका जलीय विलयन बनाने पर वे अपने आयनों में विभक्त हो जाते हैं। इसी प्रक्रिया को आयनीकरण कहा जाता है। तो देखिए, जैसे एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले मान लीजिए एक पात्र है। इस पात्र में HCl का तनु विलयन भरा है। HCl का तनु विलयन कहने का मतलब ये आपका यहाँ पर है HCl का तनु विलयन। HCl का तनु विलयन मतलब इसमें HCl यानी आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा, साथ में H2O वाटर, साथ में यहाँ पर आपका पानी भी मौजूद होगा, HCl प्लस H2O। अब यहाँ पर देखते हैं, जब यहाँ पर हम अम्ल का तनु विलयन बनाते हैं या अम्ल का जलीय विलयन बनाते हैं, ये अम्ल का जलीय विलयन है। अम्ल का जलीय विलयन है मतलब यहाँ पर HCl भी उपस्थित होगा और H2O भी उपस्थित होगा। तो जो HCl के अणु है वो अपने आयन में टूट जाएंगे। अपने आयन में टूट जाएंगे मतलब ये किस में टूटेंगे? H प्लस आयन प्लस Cl माइनस आयन। ऐसे यहाँ पर बहुत सारे आयन बन जाएंगे। ये H प्लस बन गया, Cl माइनस, H प्लस, Cl माइनस, H प्लस। तो इस प्रकार अगर कोई भी अम्ल उसका हम जलीय विलयन बनाते हैं और जलीय विलयन बनाने पर वो अपने आयनों में टूट जाता है। आयनों में कहने का मतलब वो अम्ल जिस आयन से बना होता है। जैसे HCl आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, वो H प्लस आयन और Cl माइनस आयन से बना है, तो वो H प्लस आयन और Cl माइनस आयन में टूट गया। तो ऐसे अम्ल जब उनका जलीय विलयन बनाने पर उनके सभी अणु आयनित हो जाते हैं। सभी अणु आयनित हो जाते हैं कहने का मतलब देखिए, जैसे अगर ये HCl का जलीय विलयन है, मान लेते हैं यहाँ पर HCl के 5 अणु हैं। मान लेते हैं यहाँ पर HCl के 5 अणु हैं। जलीय विलयन है और HCl के 5 अणु हैं। तो ये 1 अणु, 2 अणु, 3, 4 और ये आपका 5 अणु हो गया। और ये पांचों अणु अपने आयनों में टूट जाएंगे। अपने आयनों में टूटेंगे मतलब ये H प्लस बनाएगा, Cl माइनस, ये भी H प्लस बनाएगा, Cl माइनस, ये भी H प्लस बनाएगा, Cl माइनस, ये भी H प्लस बनाएगा, Cl माइनस बनाएगा और ये भी आपका H प्लस बनाएगा और Cl माइनस बनाएगा। कहने का मतलब अगर HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का हम जलीय विलयन बनाते हैं तो जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के जितने भी अणु होते हैं, हमें नहीं पता कितने अणु, बहुत सारे असंख्य अणु होते हैं, हमने बस यहाँ पर मान लिया है कि HCl के 5 अणु हैं। अगर HCl के 5 अणु हैं तो वो पाँचों के पाँचों अणु अपने आयनों में विभक्त हो जाएंगे, मतलब H प्लस आयन बनाएंगे और Cl माइनस आयन बनाएंगे।
तो इस प्रकार के अम्ल को जब उनका जलीय विलयन बनाने पर वो अपने आयनों में पूरी तरह टूट जाते हैं, विभक्त हो जाते हैं, उनके सभी अणुओं का आयनन हो जाता है। इस प्रकार के अम्लों को प्रबल अम्ल बोलते हैं। ऐसे ही अगर हम प्रबल क्षार की बात करें तो प्रबल क्षार होता है हमारा NaOH। NaOH का जब हम जलीय विलयन बनाते हैं, जलीय विलयन कहने का मतलब यहाँ पर आपका NaOH है प्लस H2O है। तो मान लेते हैं यहाँ पर NaOH के 4 अणु हैं, 4 अणु हैं मतलब ये NaOH, यहाँ पर भी NaOH, ये NaOH, ये भी आपका NaOH। अगर इस विलयन में NaOH के केवल 4 अणु हैं तो जब हम NaOH को पानी में घोलेंगे तो उसके चारों के चारों अणु क्या हो जाएंगे, अपने आयनों में टूट जाएंगे। आयनों में टूटेंगे मतलब ये Na प्लस बनाएगा, OH माइनस बनाएगा, ये भी आपका Na प्लस बनाएगा, OH माइनस बनाएगा, ये भी आपका Na प्लस बनाएगा, OH माइनस बनाएगा, ये भी Na प्लस बनाएगा और OH माइनस बनाएगा। मतलब जितने अणु हैं ये पूरे के पूरे 4 अणु क्या हो जा रहे हैं, अपने आयनों में टूट जा रहे हैं। मतलब इसके सभी अणुओं का क्या हो जा रहा है, आयनन हो जा रहा है। आयनन कहने का मतलब आयनों में टूट जाना, तो सभी अणुओं का आयनन हो जा रहा है। तो ऐसे क्षार जिनका जलीय विलयन बनाने पर उनके सभी अणु पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, पूर्णतः आयनित हो जाते हैं या आयनन हो जा रहा है, इन दोनों का मतलब एक ही है कि वो अपने आयनों में टूट जा रहा है। और आयनों में टूटेगा कब, जब हम उसका जलीय विलयन बना रहे हैं। तो यहाँ पर मान लेते हैं हमारे पास, हमें नहीं पता कितने अणु हैं, बस सपोज कर लिया है कि हमारे पास 4 अणु हैं। अगर हमारे पास 4 अणु हैं और ये चारों ही अणु क्या हो जा रहे हैं, अपने आयनों में टूट जा रहे हैं, तो इस क्षार को हम क्या बोलेंगे, प्रबल क्षार। तो इस प्रकार ऐसे अम्ल या ऐसे क्षार जिनके अणु पूर्णतः आयनित हो जाते हैं या जब उनका जलीय विलयन बनाया जाता है तो पूर्णतः पानी में घुल जाते हैं, उनके अणु आपस पूर्णतः आयनित हो जाएंगे। इस प्रकार के अम्ल और क्षार को प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार बोलेंगे। अब दुर्बल अम्ल दुर्बल क्षार किसे बोलते हैं, सेम यही कॉन्सेप्ट लगेगा, बस एक चीज़ चेंज होता है। यहाँ पर लगभग सभी अणु टूटते हैं, वहाँ पर बहुत कम मात्रा में अणु आयनित होते हैं। जैसे एग्जाम्पल से देखते हैं, दुर्बल अम्ल दुर्बल क्षार का एग्जाम्पल सबसे पहले मान लेती हूँ मैं, दुर्बल अम्ल का एग्जाम्पल लेती हूँ। दुर्बल अम्ल में मैंने क्या बोला था, एसिटिक अम्ल आपका दुर्बल अम्ल होता है। एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला है CH3COOH। अब ये एसिटिक अम्ल का तनु विलयन है, मान लो यहाँ पर एसिटिक अम्ल का तनु विलयन है। तनु विलयन है मतलब एसिटिक अम्ल के साथ में क्या होगा, पानी भी होगा। अब ये एसिटिक अम्ल जब पानी के संपर्क में आता है तो देखिए, एसिटिक अम्ल मान लेते हैं यहाँ पर एसिटिक अम्ल के 3 अणु हैं, मान लेते हैं यहाँ पर एसिटिक अम्ल के 3 अणु हैं। तो ये हो जाएगा CH3COOH, ये आपका हो जाएगा CH3COOH, ये हो जाएगा आपका CH3COOH। अब जब ये एसिटिक अम्ल के इस पानी में 3 अणु हैं तो उन तीनों में से केवल एक अणु ही आपका यहाँ पर टूटेगा अपने आयनों में, यानी CH3COO माइनस प्लस H प्लस आयन में टूटेगा। जबकि यहाँ पर जब हम अम्ल की बात कर रहे थे, प्रबल अम्ल की, तो यहाँ पर जो उसके 5 अणु लिया था मैंने, पाँचों के पाँचों अणु अपने आयनों में विभक्त हो रहे थे। लेकिन यहाँ पर जब हम एसिटिक अम्ल की बात करते हैं तो एसिटिक अम्ल का जलीय विलयन बनाने पर अगर मान लेते हैं कि केवल एसिटिक अम्ल के 3 अणु हैं तो उन 3 अणुओं में लगभग एक ही अणु आयनित होता है, बाकी 2 अणुओं का आयनन नहीं होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ऐसे अम्ल जिनका जलीय विलयन बनाने पर या ऐसे अम्ल जिनके बहुत कम अणु आयनित होते हैं, बाकी अधिकतर अणु अनआयनित हो जाते हैं, ऐसे अम्लों को हम क्या बोलते हैं, दुर्बल अम्ल कहते हैं। सेम दुर्बल क्षार के कॉन्सेप्ट में भी यही लागू होगा। मान लेते हैं हमारे पास ये एक पात्र है, इस पात्र में अमोनियम हाइड्रोक्साइड का विलयन है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का विलयन मतलब अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस पानी भी होगा। अब ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड के मान लेती हूँ यहाँ पर मेरे 3 अणु हैं, ये चलो मान लेते हैं यहाँ पर अमोनियम हाइड्रोक्साइड के 4 अणु हैं। तो जब इस अमोनियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन बनाऊंगी, मतलब इस अमोनियम हाइड्रोक्साइड को पानी में घोलूंगी, मैं मान रही हूँ कि 4 अणु हैं। अमोनियम हाइड्रोक्साइड जितना मैं घोल रही हूँ
उसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड के मान लेती हूँ कि केवल 4 ही अणु हैं, तो इन 4 अणुओं में से केवल एक अणु का ही आयनन हो पाएगा। एक अणु का आयनन होगा तो क्या बनाएगा ये NH4 प्लस आयन और OH माइनस आयन। तो इस प्रकार ऐसे क्षार जिनका जलीय विलयन बनाने पर वो बहुत कम मात्रा में आयनित होते हैं और बाकी अधिकतर अणु अनायनित हो जाते हैं। केवल एक ही अणु आयनित हुआ, मतलब एक ही अणु अपने आयन में टूटा है, बाकी अपने आयन में टूटा नहीं टूटा। तो इस प्रकार के क्षार को हम कहते हैं दुर्बल क्षार। ठीक, नेक्स्ट हमें देखना है अम्ल एवं क्षार के विलयन कितने प्रबल होते हैं। अम्ल एवं क्षार के विलयन कितने प्रबल होते हैं का मतलब ये है कि अम्ल और क्षार के विलयन की प्रबलता हम किस प्रकार ज्ञात करेंगे, कौन सा अम्ल प्रबल है, कौन सा अम्ल दुर्बल है, क्योंकि हम उनके आयनों को तो नाप नहीं सकते टूटते हुए। अब जब उनका जलीय विलयन बनाएंगे तो कितने आयन टूट रहे हैं, कितने नहीं टूट रहे, ये तो हम नाप नहीं सकते, लेकिन हमको किसी न किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, किसी पैमाने की ज़रूरत पड़ेगी, किसी मशीन की ज़रूरत पड़ेगी जिसके द्वारा हम उसकी क्षारीयता या दुर्बलता का क्रम बता सकते हैं कि वो कितना दुर्बल है या कितना प्रबल है। तो इसके लिए pH मान का आविष्कार किया गया। अब ये pH मान क्या होता है? अम्ल और क्षार की प्रबलता के अंतर को समझाने के लिए, मतलब अम्ल और क्षार की प्रबलता को बताने के लिए कि कोई अम्ल कितना प्रबल है या कोई क्षार कितना प्रबल है या दुर्बल है, उसको समझाने के लिए डेनमार्क के वैज्ञानिक सोरेनसन ने 1909 में एक पैमाना तैयार किया जिसे pH स्केल कहते हैं। यहाँ पर P का तात्पर्य होता है पोटेंस, पोटेंस को हिंदी में बोलते हैं शक्ति, मतलब दिए गए विलयन में हाइड्रोजन आयन की मात्रा कितनी है। हाइड्रोजन आयन मतलब H+ आयन की मात्रा कितनी है। मतलब pH मान हमको ये बताता है कि अगर हमारे पास कोई भी विलयन है तो उस विलयन में हाइड्रोजन आयन या H+ आयन कितनी मात्रा में है। अगर H+ आयन अधिक मात्रा में है तो अगर वो अम्ल है और H+ आयन अधिक मात्रा में है तो वो प्रबल अम्ल होगा। अगर वो क्षार है तो अगर वो आपका अम्ल है लेकिन उसमें H+ आयन कम मात्रा में है तो आपका दुर्बल अम्ल होगा। मतलब जो pH मान होता है वो किसी भी विलयन में H+ आयन की सांद्रता को बताता है या हाइड्रोजन आयन की मात्रा को बताता है। यहाँ pH द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। pH स्केल के सामान्यतः 0 से 14 तक pH मान ज्ञात किए जा सकते हैं। अगर आप pH स्केल देखेंगे तो वहाँ पर देखेंगे कि pH स्केल की स्टार्टिंग वैल्यू होती है 0, और अगर किसी पदार्थ का pH मान 0 आता है उसका मतलब होता है वह पदार्थ बहुत अधिक अम्लीय है, और उसका एंड पॉइंट होता है 14। मतलब pH मान में 0 से लेकर 14 तक की वैल्यू होती है, और अगर किसी पदार्थ का pH मान 14 आता है इसका मतलब है कि वो पदार्थ आपका बहुत अधिक क्षारीय है। नेक्स्ट हमें देखना है कि किसी विलयन के pH मान को ज्ञात करने के लिए एवं तुलना करने के लिए, मतलब अगर किसी भी विलयन का pH, जैसे आपको नींबू के रस का pH मान ज्ञात करना है, हमें मालूम है नींबू साथ में खट्टा होता है मतलब वो अम्ल है, लेकिन उसका pH मान कितना है ये कैसे ज्ञात करेंगे? उसके लिए हम सार्वत्रिक सूचक का प्रयोग करते हैं। सार्वत्रिक सूचक जिसे हम इंग्लिश में यूनिवर्सल इंडिकेटर बोलते हैं। ये जो सार्वत्रिक सूचक होते हैं वो अनेक सूचकों का मिश्रण होता है, मतलब बहुत सारे सूचकों को मिलाकर एक हम सार्वत्रिक सूचक बनाते हैं। इसकी सहायता से किसी अम्लीय या क्षारीय विलयन की प्रबलता ज्ञात की जा सकती है। उस सार्वत्रिक सूचक के माध्यम से किसी अम्लीय या क्षारीय विलयन की प्रबलता हम ज्ञात कर सकते हैं। यह विलयन में हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रता को विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करता है। pH मान क्या होता है? pH मान ये बताता है कि किसी भी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितनी है या हाइड्रोजन आयन की मात्रा कितनी है। मात्रा से मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कितनी मात्रा में है, ये क्वांटिटी बताता है pH मान।
अब हम यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि पीएच मान निकालना है, तो पीएच मान के लिए ऐसा एक चार्ट होता है, लेकिन ये चार्ट तो हमारे पास है, लेकिन ऐसा कलर हमको कैसे प्राप्त होगा? ये हमको सार्वत्रिक सूचक के द्वारा प्राप्त होता है। सार्वत्रिक सूचक के माध्यम से हम किसी भी विलयन का पीएच मान ज्ञात कर सकते हैं। पीएच पैमाना तो रहेगा, लेकिन पीएच पैमाना से क्या अपने आप विलयन का पीएच मान ज्ञात हो जाएगा? नहीं। अब ये जो सार्वत्रिक सूचक होते हैं वो बहुत सारे सूचकों से मिलकर बने होते हैं। अब सूचक क्या होते हैं वो इसके पहले वाली क्लास में हम पढ़ चुके हैं। लेकिन जो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता होती है, उस हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को यहाँ पर रंगों के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है। कहने का मतलब, अगर पानी में हाइड्रोजन अगर आपने सार्वत्रिक, जैसे मान लो नींबू का रस लिया हमने, अगर नींबू के रस में हमने सार्वत्रिक सूचक विलयन मिलाया तो उसका जो रंग आएगा वो हल्का लाल के बीच, या हल्का लाल होगा या फिर इन दोनों में से किसी एक कलर या इनके बीच में होता है। इसका मतलब जो नींबू का पीएच मान होता है वो 2 से 3 के बीच में होता है। मतलब अगर किसी भी विलयन का आपको पीएच मान ज्ञात करना है तो वो विलयन लीजिए, उसमें सार्वत्रिक सूचक 2-3 बूंद मिलाइए, उसको अच्छे से घोल लीजिए। उसके बाद देखिए इस चार्ट ने मिलाकर कि वो कौन सा रंग प्रदर्शित करता है। वो जो रंग प्रदर्शित करेगा वही उसका पीएच मान होता है। अब यहाँ पर देखिए, ये पीएच मान देख रहे हैं। इस पीएच मान वाले चार्ट में यहाँ पर 0 से लेके 14 तक की वैल्यू है। इस 0 से 14 तक की वैल्यू में जो बीच में उदासीन लिखा हुआ है और यहाँ पर ऊपर ने वैल्यू दी है 7। इसका मतलब अगर किसी भी विलयन का पीएच मान 7 है तो वो विलयन उदासीन होता है। वो विलयन उदासीन होता है, इसका मतलब है कि वो विलयन ना ही अम्ल की भांति व्यवहार करेगा, ना ही वो क्षार की भांति व्यवहार करेगा, वो उदासीन। जैसे कि पानी का पीएच मान 7 होता है, ना ही वो अम्ल होता है ना ही वो क्षार होता है, क्योंकि पानी आपका रंगहीन गंधहीन द्रव है, ना वो अम्ल है ना वो क्षार है, उसका पीएच मान 7 होता है। ठीक, और 7 से कम वैल्यू जितनी भी होगी वो आपका अम्लीयता दर्शाएगा। जैसे अगर किसी विलयन का पीएच मान 2 है तो वो क्या होगा? अम्लीय। किसी विलयन का पीएच मान 6 भी है तो वो क्या होगा? अम्लीय। तो 7 से कम वाली जो वैल्यू है वो विलयन के अम्लीय गुण को दर्शाती है, और 7 से अधिक वाली जो वैल्यू है 8 से लेकर 14 तक वो विलयन के क्षारीय गुण को दर्शाती है। अब आप ये बोलोगे कि पता कैसे चलेगा कि प्रबल अम्ल कौन सा है, वो दुर्बल अम्ल कौन सा है? सही बात है। अब देखिए, जब 7 वाला विलयन उदासीन है तो सीधी सी बात है 7 से पहले जो वैल्यू आएगी, जैसे हम स्टार्टिंग से देखते हैं, अगर किसी भी विलयन का पीएच मान 0, 1, 2 और 3 आता है, अगर किसी भी विलयन का पीएच मान 0, 1, 2 और अप्रॉक्सीमेटली 3 तक आता है तो वो आपका प्रबल अम्ल होता है, वो आपके प्रबल अम्ल होंगे। और अगर विलयन का पीएच मान 3 के बाद से 4, 5, 6 या 7 के आसपास रहता है तो वो आपका दुर्बल अम्ल होगा, वो आपका प्रबल अम्ल होगा। 0 to 3 आपका प्रबल अम्ल, 3 to 7 आपका दुर्बल अम्ल। और किसी विलयन का पीएच मान एग्जैक्ट 7 है तो वो आपका उदासीन। अब हम यहाँ पर देखते हैं दुर्बल क्षार और प्रबल क्षार क्या होते हैं। अगर किसी विलयन का पीएच मान 7 से लेकर 11 तक होता है, अगर विलयन का पीएच मान 7 से 11 तक है तो वो आपका दुर्बल क्षार होता है, और अगर पीएच मान 11 से लेकर 14 तक है तो वो आपका प्रबल क्षार होगा। मतलब 7 के पहले जो आप यहाँ पर देख रहे हैं H+ आयन सांद्रता बढ़ते क्रम में H+ आयन की सांद्रता जितनी ज़्यादा अधिक होगी वो जो विलयन होगा उतना ही अधिक अम्लीय होता है। इसीलिए अगर विलयन का पीएच मान 0 to 2 के बीच होता है तो विलयन बहुत अधिक अम्लीय होगा। वैसे ही हम यहाँ पर देख रहे हैं OH- आयन सांद्रता बढ़ते क्रम में, इसका मतलब इधर जो वैल्यू बढ़ रही है, सांद्रता यहाँ पर जितनी ज़्यादा बढ़ेगी OH- आयन की, वो विलयन उतना ही आपका प्रबल क्षारीय होगा। नेक्स्ट हमें ये देखना है, अभी तक हमने ये देखा कि जो पीएच मान होता है या पीएच पैमाना होता है वो ये बताता है कि किसी विलयन में H+ आयन की मात्रा कितनी है। अब हम जानते हैं कि जो अम्ल होते हैं वो तो H+ आयन देते हैं, लेकिन क्षार H+ आयन देते हैं नहीं।
क्षार तो OH माइनस आयन देते हैं। जब क्षार OH माइनस आयन देते हैं तो हमें पता कैसे चलेगा कि क्षार का pH मान कितना होता है, क्योंकि pH स्केल तो H प्लस आयन की मात्रा को बताते हैं। तो इसके लिए हम देखते हैं आगे। सबसे पहले हमें यहाँ पर ये देखना है, जब हम जल का विघटन करते हैं यानी जब हम जल का आयनन करते हैं तो जल भी आपका दो भागों में टूटता है, H प्लस आयन और OH माइनस आयन। जल आपका दो भागों में टूटेगा, H प्लस आयन और OH माइनस आयन। यहाँ पर H2O है वो दो भाग में टूट जाएगा आपका, H प्लस आयन और OH माइनस आयन। ठीक, मतलब जल का आयनन करने पर ये दो आपके दो आयन में टूटेंगे, एक H प्लस आयन में टूटेगा और OH माइनस आयन में टूटता है। यही रीज़न है कि जल आपका उदासीन होता है। कहने का मतलब अम्ल तो H प्लस आयन देंगे और क्षार OH माइनस आयन देते हैं। अब ऐसे पदार्थ जो H प्लस आयन और OH माइनस आयन से बने हैं, मतलब उसमें अम्लीय गुण भी हुआ, उसमें क्षारीय गुण भी हुआ। अब अगर हम जल के अणु को तोड़ते हैं तो यहाँ पर एक H प्लस आयन है, एक OH माइनस आयन है। एक H प्लस आयन है मतलब ये अम्लीय गुण दर्शा रहा है, एक OH माइनस आयन है मतलब ये क्षारीय गुण दर्शा रहा है। तो जितना अम्लीय गुण दर्शाता है उतना ही क्षारीय गुण दर्शाता है, क्योंकि एक H प्लस है और एक OH माइनस है। अगर दोनों में से एक ज़्यादा होता है तो अम्लीय गुण की प्रवृत्ति या फिर क्षारीय गुण की प्रवृत्ति अधिक होती, लेकिन दोनों ही बराबर मात्रा में है। यही वजह है कि दोनों एक दूसरे के अम्लीय और क्षारीय प्रभाव को कैंसल कर देते हैं और जल आपका उदासीन हो जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगर किसी भी विलयन का अगर किसी भी पदार्थ का हम जलीय विलयन बनाते हैं, कहने का मतलब अगर हम अम्ल या क्षार का जलीय विलयन बनाते हैं, अगर हम अम्ल या क्षार का जलीय विलयन बनाएंगे तो जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर हम अम्ल या क्षार का जलीय विलयन बनाते हैं, जैसे मैंने HCl अम्ल का जलीय विलयन बनाया। मान लो ये मेरे पास एक बीकर है, इस बीकर में मैंने HCl का जलीय विलयन बनाया, HCl का जलीय विलयन। अब यहाँ पर HCl का जलीय विलयन बनाया, कहने का मतलब यहाँ पर HCl भी है और H2 भी है, H2O भी है। HCl है क्योंकि HCl का विलयन है, जलीय है मतलब जल भी है। तो जब HCl जल के साथ में मिलेगा तो ये अपने आयनों में टूटेगा, तो H प्लस आयन बनाएगा और Cl माइनस आयन बनाएगा, और H2O भी अपने आयनों में टूटेगा, H प्लस आयन बनाएगा और OH माइनस आयन बनाएगा। अब आप यहाँ पर एक चीज़ देखिए, जब हम अम्ल का जलीय विलयन बनाते हैं तो देखो यहाँ पर H प्लस आयन की वैल्यू अधिक है ना, यहाँ पर H प्लस आयन कितने हैं, 2, और OH माइनस आयन कितने हैं, 1। मतलब अगर मैं एक HCl आयन को तोड़ती हूँ, एक H2O को तोड़ूंगी, दोनों जब एक एक अणु अगर आयनित हो रहे हैं तो एक H प्लस आयन बन रहा है, एक Cl माइनस आयन बन रहा है। इसको विभक्त करने पर एक H प्लस एक OH माइनस। तो टोटल अगर मैं यहाँ पर देखूँ दोनों की, जब दोनों को मिला के देखूँ तो H प्लस आयन की वैल्यू कितनी हो गई, अधिक हो गई। मतलब H प्लस आयन कितने हो गए, 2, और OH माइनस आयन कितने हो गए, 1। मतलब H प्लस आयन यहाँ पर कितना हो गया, ज़्यादा, और OH माइनस आयन क्या हो गया, कम। मतलब यहाँ पर अम्लीय प्रवृत्ति अधिक होगी कि क्षारीय प्रवृत्ति अधिक होगी, अम्लीय प्रवृत्ति अधिक होगी। यही यहाँ पर कहा गया है कि हर जलीय विलयन में कुछ न कुछ H प्लस आयन होते हैं और कुछ न कुछ OH माइनस आयन उपस्थित होते हैं। इसलिए अम्लीय विलयन में कुछ OH माइनस आयन तथा क्षारीय विलयन में कुछ H प्लस आयन उपस्थित होते हैं। H प्लस तथा OH माइनस आयनों में व्युत्क्रम संबंध होता है। व्युत्क्रम संबंध होता है मतलब अगर H प्लस आयन अधिक मात्रा में है तो OH माइनस आयन कम मात्रा में होंगे, अगर OH माइनस आयन अधिक मात्रा में है तो H प्लस आयन कम मात्रा में होंगे। जब विलयन में H प्लस आयन अधिक संख्या में होती है तो OH माइनस आयन की संख्या कम होती है, और जब विलयन में OH माइनस आयन की संख्या अधिक होती है तो H प्लस आयन की संख्या अधिक होती है। चाहे आप अम्ल का जलीय विलयन बनाओ, चाहे आप क्षार का जलीय विलयन बनाओ। जैसे मैंने यहाँ पर अम्ल का बनाया, अगर मैं क्षार का बनाती हूँ, क्षार कहने का मतलब मान लो मैं NaOH का बना रही हूँ, NaOH का जलीय विलयन, मतलब यहाँ पर एक NaOH होगा, एक H2O होगा। जब NaOH टूटेगा तो यहाँ पर क्या बनाएगा, Na प्लस
प्लस ओ एच माइनस। H2O टूटेगा तो यहाँ पर क्या बनाएगा, H प्लस प्लस ओ एच माइनस। अब दोनों में कंपैरिजन कीजिए, दोनों में कंपेयर करेंगे तो आप देखते हैं कि दोनों में ही H प्लस है और ओ एच माइनस है, इसमें भी H प्लस है और ओ एच माइनस है। मतलब हर विलयन में H प्लस आयन भी होते हैं और ओ एच माइनस आयन भी होते हैं। लेकिन वो विलयन अम्लीय और क्षारीय कैसे हुआ? जो आयन अधिक मात्रा में होता है वही उस विलयन की प्रवृत्ति को दर्शाता है। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कौन सा आयन अधिक मात्रा में है, H प्लस आयन अधिक मात्रा में है। मतलब दो आपके H प्लस आयन है और एक आपका OH माइनस आयन है, इसलिए विलयन क्या होगा, अम्लीय गुण दर्शाएगा, क्योंकि दो H प्लस आयन है। अब यहाँ पर हम देखते हैं तो यहाँ पर दो हमारे OH माइनस आयन होते हैं, दो है OH माइनस आयन और एक है H प्लस आयन, है ना, एक H प्लस आयन। अब यहाँ पर OH माइनस आयन क्या है, अधिक है, तो ये कौन सा गुण दर्शाएगा, क्षारीय गुण दर्शाएगा। इसलिए विलयन अम्लीय है और इसलिए विलयन क्षारीय है। और यहाँ पर बोला गया है कि H प्लस और OH माइनस आयन में व्युत्क्रम संबंध होता है। व्युत्क्रम संबंध होता है का मतलब है, यहीं पर देख लीजिए, H प्लस आयन कितने हैं, दो है, माने अधिक है। OH माइनस आयन कितना है, एक है, मतलब कम है। मतलब H अधिक हो गया तो OH माइनस क्या हो गया, कम हो गया। यहाँ पर देख लिए, OH माइनस आयन क्या है, दो है, H प्लस माइनस H प्लस आयन कितने हैं, एक है। मतलब OH माइनस आयन अधिक है तो H प्लस आयन कम है। तो इसी को ही बोलते हैं व्युत्क्रम संबंध। मतलब अगर एक वैल्यू अधिक है तो दूसरी कम होगी, अगर दूसरी अधिक है तो पहली वाली वैल्यू कम हो जाएगी। तो इस प्रकार देखिए, जो pH वैल्यू होती है, जो pH पैमाना होता है, वो H प्लस और OH माइनस आयन के सापेक्षिक वैल्यू को व्यक्त करता है। और 25 डिग्री सेल्सियस पर अगर आप शुद्ध पानी को आयनित करेंगे, शुद्ध पानी का आयन अगर हम करेंगे तो वह H प्लस और OH माइनस आयनों में विभक्त हो जाएगा। और पानी का pH मान 7 होता है। 7 इसलिए होता है क्योंकि उसमें जितने H प्लस होते हैं उतने ही OH माइनस होते हैं। हम यहाँ पर देख सकते हैं, जब हम H2O का आयनन करेंगे तो H प्लस और OH माइनस छूटेगा। एक H प्लस है तो एक OH माइनस है, तो जितने H प्लस हो गए उतने OH माइनस। H प्लस जहाँ पर अम्लीय गुण को बढ़ाएगा तो OH माइनस क्षारीय गुण को बढ़ाएगा। अब दोनों ही बराबर बराबर है तो दोनों एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देंगे, नष्ट कर देंगे। इसलिए जल क्या हो जाता है, उदासीन हो जाता है। यहाँ पर यही 7, ये आपको उदासीन वैल्यू होती है। 7 से कम जो होते हैं वो अम्लीय वैल्यू दर्शाता है और 7 से अधिक क्षारीय वैल्यू दर्शाता है। किसी भी 7 से कम वैल्यू जितनी कम हो जाएगी उतना ही अधिक वो अम्लीय होगा, प्रबल अम्लीय। और 7 से 14 तक जितनी वैल्यू बढ़ती जाएगी वो उतना ही प्रबल क्षारीय होता जाएगा। नेक्स्ट हमें ये देखना है कि दैनिक जीवन में pH का क्या महत्व होता है। तो दैनिक जीवन में pH का क्या महत्व होता है, इसका हम उदाहरण से देखते हैं। पहला है पाचन क्रिया और pH। हमारा जो अमाशय होता है, हमारे अमाशय में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उपस्थित होता है। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है। हमें कभी कभी खट्टी डकारें आती है ना, वो खट्टी डकारें इसलिए आती है क्योंकि हमारे अमाशय में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता रहता है। वो जो तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होती है वो हमारे अमाशय के वातावरण को अम्लीय बनाए रखती है, क्योंकि अमाशय का अम्लीय होना ज़रूरी है। जब तक अमाशय अम्लीय नहीं होगा तब तक भोजन का पाचन संभव नहीं है, ठीक है। इसीलिए हमारे शरीर में HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति आवश्यक है, लेकिन एक नियंत्रित मात्रा तक। अपच की स्थिति में अमाशय द्वारा अधिक मात्रा में अम्ल स्रावित होता है। जब हमारे पेट में अपच हो जाता है तो उस स्थिति में अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है। अम्ल की मात्रा बढ़ने के कारण हमारे पेट में जलन होता है या दर्द का अनुभव होता है, ठीक है। जब अम्ल की मात्रा बढ़ गई, अब हमारे पेट में जलन हो रहा है, दर्द हो रहा है, अब उस अम्ल की मात्रा को हमें कम करना पड़ेगा। अब उस अम्ल की मात्रा को हम कम कैसे करेंगे, है तो कम होगा नहीं। तो इसके लिए हम प्रति अम्ल का उपयोग करते हैं। प्रति अम्ल कुछ नहीं होता, वो क्षारीय होते हैं। प्रति अम्ल कहा गया है, प्रति अम्ल का मतलब है दुर्बल क्षार का उपयोग करते हैं। मतलब जब हमारे पेट में अम्लीय वातावरण अधिक हो गया, अम्ल की मात्रा अधिक हो गई, जब हम प्रति अम्ल के रूप में दुर्बल क्षार का सेवन करते हैं तो अम्ल और क्षार मिल जाते हैं। अम्ल और क्षार मिलकर क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं और पानी बनाते हैं, जिससे
कुछ जो अम्ल की मात्रा है वो क्षार के साथ में क्रिया कर लेता है और लवण और पानी बना देता है, जिसकी वजह से अम्ल की मात्रा कम हो जाती है। नेक्स्ट है रक्त का पीएच और जैविक क्रिया। हमारे जो मनुष्य है, मनुष्य के रक्त का पीएच जो होता है वो 6.8 से 7.8 के बीच होता है। कभी भी रक्त का पीएच 6.8 से 7.8 के बीच होता है और यही रक्त का सही पीएच है। अगर पीएच के मान कम ज़्यादा होता है तो फिर मनुष्य की रक्त पर प्रभाव पड़ता है। कैसे प्रभाव पड़ता है देखते हैं। अगर रक्त का जो पीएच मान है वो 6.8 से कम हो जाता है, 6.8 से कम हो गया मतलब देखो 7 उदासीन विलयन को दर्शाता है, 6 है मतलब अम्लीय है, 6.8 है मतलब 6 और 7 के बीच में कोई वैल्यू है। अगर 6.8 से कम हो गया, 6.8 से कम हो गया मतलब कौन सा गुण दर्शाएगा, वो अम्लीय गुण दर्शाएगा। अगर हमारे रक्त का पीएच 6.8 से कम हो जाता है या अम्लीय हो जाता है तो इस समय जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है, तो हीमोग्लोबिन की आकृति जो होती है वो गोलाकार हो जाती है। तो इस गोलाकार आकृति में क्या हो जाता है, परिवर्तन। हीमोग्लोबिन की आकृति गोलाकार होती है लेकिन इस गोलाकार आकृति में परिवर्तन हो जाता है क्योंकि हमारे रक्त का पीएच मान कम हो गया है। इसी वजह से इसकी आकृति में परिवर्तन हो जाता है और जैसे ही इसकी आकृति में परिवर्तन होगा तो ये ऑक्सीजन के अणु को अच्छी तरह से ग्रहण नहीं कर पाता है, अच्छी तरह से ग्रहण नहीं कर पाता है। इसी वजह से हमारे शरीर में परेशानियां होने लगती है। इसलिए रक्त का पीएच मान कम नहीं होना चाहिए, यानी रक्त हमारा अम्लीय नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं लार का पीएच मान। हमारा जो दांत है, हम सभी ने पढ़ा है कि हमारा दांत जो है वो कैल्शियम से बना होता है। वो तो ठीक है कि हमारा दांत कैल्शियम से बना होता है, लेकिन इसके अतिरिक्त हमारे दांतों में इनेमल नामक एक पदार्थ होता है। वो जो इनेमल होता है वो कैल्शियम फास्फेट का बना होता है और ये कैल्शियम फास्फेट जो होता है वो पानी में घुलता नहीं है। वो बहुत कठोर पदार्थ होता है, पानी में आसानी से नहीं घुलता है। और हमारे जैसे हम कभी भी कोई भी चीज़ खाते हैं मुंह में, तो खाने के बाद हमें कुछ खाने के बाद कुछ खट्टा खट्टा ऐसा एहसास होता है। खट्टा खट्टा एहसास इसलिए होता है क्योंकि हमारे मुंह में लार जो होता है, वो लार होता है उसका पीएच मान 5.5 से कम होता है। हमारे लार का जो पीएच मान होता है वो 5.5 होता है। 5.5 मतलब वो क्या हुआ, हमारे मुंह का जो लार है वो क्या होता है, अम्लीय होता है। तो अगर मुंह का जो पीएच मान है वो 5.5 से कम हो जाए, यानी कि वातावरण क्या हो गया, अधिक अम्लीय हो गया, जिससे दांतों में क्या होती है, सड़न प्रारंभ हो जाती है। इसीलिए दांतों को सड़न से बचाने के लिए क्षारीय मंजन का उपयोग करना चाहिए। क्षारीय दंत मंजन का उपयोग करेंगे तो मुंह का क्या हो गया, अम्ल और क्षार का हमने उपयोग किया तो अम्ल और क्षार क्रिया करके क्या हो गए, उदासीन हो गए। माने उन्होंने लवण बनाया और पानी बनाया, मतलब हमारे मुंह में जो अम्ल की मात्रा हो गई वो क्या हो गई, कम। अम्ल की मात्रा कम हो गई यानी पीएच का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, 5.5 से अधिक हो जाएगा और दांतों में सड़न नहीं होगी। नेक्स्ट है पौधों और जंतुओं, पीएच और पौधों व जंतुओं की आत्मरक्षा। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनके ऊपर कुछ रेशे जैसे निकले होते हैं। अगर उन्हें हम छूते हैं तो हमारे शरीर में वो चुभ जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे पौधे जिनके शरीर में कुछ रेशे या रोम होते हैं, जब कोई मनुष्य या जानवर उन पौधों के संपर्क में आता है तो वो हमें चुभते हैं। चुभने से जो पौधों के जो रेशे और रोम होते हैं ना, वो हमारे शरीर में फॉर्मिक अम्ल का स्राव करते हैं। वो हमारे शरीर में क्या करते हैं, फॉर्मिक अम्ल छोड़ देते हैं। उसी फॉर्मिक अम्ल की वजह से हमें जलन या फिर दर्द होता है। इसी वजह से जंतु या जानवर उस पौधे के नज़दीक नहीं आते। क्यों? क्योंकि उनके रेशों में फॉर्मिक अम्ल होता है और जब रेशे हमें चुभते हैं तो हमारे शरीर के अंदर फॉर्मिक अम्ल चले जाता है और हमें दर्द का अनुभव होता है। ऐसे ही अगर मधुमक्खी डंक मारती है या कोई भी कीड़े वगैरह जो हमें डंक मारते हैं, तो डंक मारने की वजह से कभी कभी हमें जलन होता है या दर्द होता है, तेज दर्द होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि वो हमारे शरीर में एक प्रकार के अम्ल का स्राव करते हैं। हमें जलन होती है, वहाँ पर दर्द होता है, वो इसीलिए होता है क्योंकि हमारे शरीर में अम्ल का स्राव करते हैं, जिसकी वजह से वो पौधे हम जंतु अपनी रक्षा करते हैं। क्योंकि हमें पता है हाँ भाई वो हमें काटेगा तो हमें दर्द होगा, इसलिए हम उससे दूर रहेंगे। तो ये पीएच मान, तो ये जो पीएच मान भी होता है, ये
पीएच वैल्यू जो होती है वो पौधों के लिए भी क्या होती है और जंतुओं के लिए भी उनकी रक्षा के लिए ज़रूरी होती है। नेक्स्ट है मिट्टी का पीएच और फसल का उत्पादन। धान के उत्पादन के लिए अनुकूल मिट्टी वह होती है जिसका पीएच मान 5 से 8 पाया जाता है। मतलब अगर धान का उत्पादन करना है तो मिट्टी का जो पीएच मान है वो 5 से 8 होना चाहिए। 5 से 8 मतलब ना अधिक अम्लीय ना अधिक क्षारीय, मतलब दुर्बल अम्लीय दुर्बल 5 से 8 के बीच में होना चाहिए। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जो मिट्टी का पीएच मान होता है वो 5 से 8 के बीच में ना होकर उनसे ज़्यादा या उससे कम हो जाता है। तो इससे बचने के लिए किसान क्या करते हैं, खेतों में खाद डालते हैं, चूना डालते हैं या राख डालते हैं। यही रीज़न है कि खेतों में खाद, चूना या राख डाला जाता है, क्योंकि अगर उसके पीएच मान में कमी हो गई या पीएच मान उसका बढ़ गया तो हमारी फसल को नुकसान पहुंचेगा, फसल खराब होने का डर रहेगा। तो फसल को नुकसान पहुंचने से बचाने के लिए उसमें खाद, चूना या राख डाली जाती है। इसी प्रकार का एक पौधा है हाइड्रेजिया। ये जो हाइड्रेजिया है पौधा, उसका जो फूल होता है वो मिट्टी की अम्लीयता और क्षारीयता के आधार पर अपने फूलों के रंग में परिवर्तन करता है। जब मिट्टी अम्लीय होती है तो वो नीला रंग प्रदर्शित करता है, और जब मिट्टी हल्की क्षारीय होती है तो वो गुलाबी रंग प्रदर्शित करता है। तो इस प्रकार पीएच का हमारे दैनिक जीवन में भी बहुत अधिक महत्व होता है।